आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो। गज़ा का माहिदा है मगर कागज़ पे है। अमलन इसराइली हमले जारी हैं और वही ज़मीनी नाकाबंदी जिसकी आप पिछले 2 साल से मुसलसल इत्तलात सुनते आ रहे हैं, इसको हम आखिर में देखेंगे। लेकिन हम आगाज़ कर रहे हैं वही अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा। फ़िलहाल दोनों तरफ से अमन है बज़ाहिर सरहदों पे, क्योंकि कतर और तुर्की की मीडिएशन जो है उसके नतीजे में एक आर्जी जंगबंदी समझौता जो है वो तो बहरहाल हो चुका है, लेकिन अब उसकी जो निटी ग्रिटीज़ हैं या और उसके बाद आगे क्या होना है, या फिर ये है कि एक काबिल अमल कोई निगरानी का ढांचा कि जिससे सरहद के आर पार दहशतगर्दी रुक सके, वो कैसे बनेगा, उसकी ज़मानत कौन देगा, गारंटीज़ क्या होंगी, बहुत कुछ अभी तय होना बाकी है। इस्तांबुल में 25 तारीख़ का हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार कीजिए। कतर और तुर्की की ज़मानत में जो माहिदा हुआ है, किस हद तक तालिबान पे एतमाद किया जा सकता है कि वो उस पे कारबंद रहेंगे जो कि हुआ है, या उसके बाद इस्तांबुल में जो तय होगा उस पे कारबंद रहेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि तालिबान अचानक से जो सरहदी लकीर है उसके बारे में बहुत हसास हो गए हैं। जो कतर में उनके सरबराह थे वफ़द के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब साहब, उन्होंने कहा जी ड्यूरेंट लाइन फ़र्ज़ी है, दोहा में इस बारे में कोई बात नहीं हुई। उन्हें इस वजाहत की ज़रूरत क्यों पेश आई? और आखिरी बात ये कि कई ममालिक का असर रसूख है, चाइना का असर रसूख भी है तालिबान की, अगर हम बात करें कतर का भी है, तुर्की का भी है। असर रसूख और बात है, लेवरेज होना और बात है। लेवरेज का मतलब ये है कि क्या कोई ऐसी ताल्लुकात की नौइयत है कि एक मुल्क कह दे कि यार ये करना है, तो दूसरा मुल्क कहे कि हाँ ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो करना है। तो ये जो लेवरेज है, ये क्या किसी मुल्क के पास है कि आइंदा इस तरह के बार बार एक्सरसाइजेस करने की नौबत ना आए? तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। ज़रा देर में हमारे साथ जो खुरासान डायरी है वेबसाइट, उसके एडिटर इफ्तिखार फिरदौस वो ज्वाइन करेंगे। फ़िलहाल हमें ज्वाइन किया है कामरान यूसुफ साहब ने, जाने माने सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया कार हैं, बिलखुसूस उमूर ख़ारजा और जो इलाक़ाई उमूर है उसमें ख़ासी दरक है उनकी। ज़रार जी, अच्छा, आपने सरहद की बात की कि सरहद पर कतरन अमन है, लेकिन सिर्फ सरहद पर ही अमन। हाँ, क्योंकि पिछले 24 घंटों में एक तो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन डेरा इस्माइल खान, ज़िला डेरा इस्माइल खान में उस पर हमला हुआ, फ्रंटियर कोर जो वहाँ पर डिप्लॉयड थी, और एक और बन्नू में बकाखेल पुलिस स्टेशन पर भी तालिबान का हमला हुआ है। ये तो आपके अंदरूनी मामला थे ना, अफगान तालिबान का इससे क्या था? उनका यही कहना है। इनफैक्ट ये जो आपने जिक्र किया अभी मौलवी याकूब मुजाहिद ने ये भी कहा है कि जी पहले तो ये बयान आया था ना कि जी बिल्कुल हमने वहाँ पर वादा किया है कि पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ हम उसकी नहीं इजाज़त देंगी, ना ही हम किसी इस तरह की दहशतगर्द तंजीम को पनाह देंगे। अच्छा, कैच इसमें यह है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द वो है ही नहीं, समझते ही नहीं है। दूसरा, फिर उसके 6 घंटे बाद एक अपडेट आती है ज़बीउल्लाह मुजाहिद से, और वो कहते हैं कि जी ये तो एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं था, ये तो हमेशा हमारा असूली मौक़िफ़ रहा है कि हम पनाह नहीं देंगे। अच्छा, अब कामरान साहब, अगर हम आए सरहद की ही हम बात करें या बॉर्डर की ही हम बात करें, तो कुछ एक जैसे ही ये एलामिया जारी हुआ था दोहा की जानिब से, तो एक छोटी सी कंट्रोवर्सी वहाँ पर शुरू हुई, क्योंकि जो पहला एलामिया जारी हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि द स्टेट ऑफ कतर होप दैट दिस इंपॉर्टेंट स्टेप विल कंट्रीब्यूट टू एंडिंग टेंशंस ऑन द बॉर्डर बिटवीन द टू ब्रदरली कंट्रीज, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। उसके बाद जो अलामिया जारी हुआ है उसमें बॉर्डर का जिक्र नहीं है, उसमें सीधा कहा गया है कंट्रीब्यूटिंग टू एंडिंग टेंशंस बिटवीन द टू ब्रदरली कंट्रीज। अच्छा, अब अफगान तालिबान
इसको बतौर एक जीत पेश कर रहे हैं कि हमारी ये फतेह है और वो काफ़ी खुश लग रहे हैं। मेरा ख्याल है आपका मौक़िफ़ इस पर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कितना सिग्निफिकेंट है कि यहाँ पर बॉर्डर का लफ्ज़ हटा दिया गया है कामरान? मेरे ख्याल में अगर आप अफगान तालिबान या उनका जो नैरेटिव है इससे पहले भी उनके पर्सपेक्टिव में देखें, अगर उनको ये लगता है कि बड़ी हमारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री हो गई है तो ठीक है, उनको ये सोचने दें, क्योंकि ये तो एक रियलिटी है। इसको लेकर के जो भी ड्यूरान लाइन को कंट्रोवर्सी है, इट्स अ फैक्ट कि पूरी जो दुनिया है रिकग्नाइज करती है एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर। मेरे ख्याल में ये जो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान हो, इससे पहले जो हुकूमतें हों, वो ड्यूरान लाइन का ऑन एंड ऑफ इस तरह का इशू बनाते रहते हैं। और उसमें मैं मुख्तसरन मैं आपको बड़ा दिलचस्प एक किस्सा भी सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं अमेरिका में, एक अमेरिकी थिंक टैंक में काम करते हैं पाकिस्तानी बैकग्राउंड के, तो उन्होंने मुझे बताया, इस पर बड़ा उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया कि जुलाई 2021 में जब अफगान तालिबान बिल्कुल इक़्तिदार दोबारा उनको मिलने वाला था और अशरफ गनी के बिल्कुल आखिरी अयाम थे इक़्तिदार में, तो वो काबुल में मौजूद थे और वहाँ पर उनकी कुछ अफगान दोस्तों के साथ बातचीत हो रही थी और वो बड़ा गुस्से में थे उस वक्त अशरफ गनी के ऊपर। और वो कहते थे कि अशरफ गनी जो है ना, उसको बुरे अल्फाज में याद कर रहे थे कि ये जो ड्यूरान लाइन है इसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो वो जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने सर पकड़ लिया। वो कहते हैं कि यार तुम्हें ड्यूरान लाइन की पड़ी हुई है, ये जो अशरफ गनी की हुकूमत है, ये जो करंट सेटअप है, तालिबान तुम्हारे काबुल के दरवाजे पर बैठे हैं और तुम्हें पड़ी है ड्यूरान लाइन की। तो वो जो मेरे दोस्त थे उनकी ये असेसमेंट थी कि अफगानिस्तान का जो इंटरेक्शन होता है वहां पर उन लोगों से, शायद उनकी बहुत ही अनरियलिस्टिक थिंकिंग है, अपने आप को झूठी तसल्ली देते रहते हैं। अगर वाकई जो एक हिस्ट्री है, अगर अफगानिस्तान लेना चाहता था या उसको बॉर्डर नहीं मानता तो फिर ले लेते, इतने अच्छे से वो क्या करते रहे हैं। मेरे ख्याल में जो सबसे की क्वेश्चन है पिछले 50 साल में खास करके अफगानिस्तान के अंदर, जो अफगानिस्तान उनके पास है उसको वो संभाल नहीं पा रहे, आपस में उनकी यूनिटी नहीं है। ब्लेम करें पाकिस्तान के ऊपर भी बाकी जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। तो ये एक नॉन स्टार्टर है, अपने लोगों को तसल्ली देने के लिए वो ये काम करते हैं। आई थिंक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को स्टिक करना चाहिए अपने इशू के ऊपर, और वो इशू ये है जिसमें हम कामयाब हुए हैं, उसको इंटरनेशनलाइज किया है। ये अफगानिस्तान से थ्रेट जो है वो इमिनेट हो रही है, उसको हमने डील करना है। तो मी आई थिंक कतर ने बॉर्डर लिख के बॉर्डर हटा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सऊदी अरब की स्टेटमेंट अगर आप देखें उसमें उन्होंने बॉर्डर का जिक्र किया है, तो क्या हमें उस पर सेलिब्रेट करना चाहिए कि ओके कि सऊदी अरब ने तो मान लिया कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। आई थिंक पूरी दुनिया वैसे ही मानती है कि इट इज एन इंटरनेशनल बॉर्डर। अच्छा, मतलब कि इसमें बात करना ही एक तरह से उनके ही नैरेटिव को आगे बढ़ाने की बात हो गई। हाँ जी कामरान, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये ठीक है कि हमारे लिए एक नॉन इशू है, लेकिन नॉन इशू कहने से मेरा ख्याल है बात मसला हल नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि किंग ज़ाहिर शाह से लेके और आज तक मुल्ला हैबतुल्ला तक ये एक डंडा है जो हस्बे ज़रूरत काबुल में जो भी हो वो निकाल लेता है और उसे हवा में चलाने की कोशिश करता है। थोड़ा बहुत कभी कामयाब भी हो जाता है, ज़्यादातर जो है वो फिर वो डंडा संभाल के रख लेते हैं। अब दोबारा से इन्होंने ये इसे ताज़ा कर लिया है। मसला ये है कि अगर तालिबान की लॉजिक से मैं देखूं तो उनके लिए ये कहना आसान है, अगर वो ड्यूरान लाइन को तस्लीम नहीं करते कि भाई बॉर्डर नहीं एग्जिस्ट करता, तो जो कलअदम टीटीपी ऑपरेट कर रही है जिस इलाके में, तो वो तो उनका अपना इलाका है तारीख़ी तौर पे, तो हम कहाँ से मुदाखलत कर रहे हैं। ये इसमें इस दलील में वो पनाह ले सकते हैं। पाकिस्तान, अभी हम प्रोग्राम से पहले ही बात कर रहे थे, पाकिस्तान के पास इसकी जवाबी दलील ये हो सकती है कि ठीक है जब बॉर्डर ही नहीं है तो फिर खिलाफ वर्जी किस बात की। तो ये मसला अजीब व गरीब फिर सूरत इख्तियार कर लेता है। टीटीपी रियासत पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से इत्तफाक नहीं करती तो पाकिस्तान उन्हें दहशतगर्द कहता है, और उनके बकौल ये वो दहशतगर्द नहीं है ना, तो वर्ड वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो आप अफगान तालिबान के नैरेटिव के ऊपर जाएंगे, एक ऐसा उनका नैरेटिव जिनके ख्याल में बच्चों की तालीम जो है उस पर पाबंदी होनी चाहिए, वो उनके मुताबिक वो गैर शरई है, फिर तो मेरे ख्याल में डिबेट हमें कर दी नहीं चाहिए। जिस तरह हमारे शहबाज शरीफ साहब ने ट्रम्प की इतनी तारीफ की थी, उन्होंने कहा कि चलो भाई घर चलते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में हमें घर चलते जाना चाहिए, बात करनी नहीं चाहिए। जो रियलिटी है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक रियलिटी है जो ड्यूरान लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर है, और उसके हवाले से जो भी कंट्रोवर्सी है और जो करंट रियलिटीज भी अगर आप देखें, पाकिस्तान को अगर आप देखें मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग है, एक न्यूक्लियर कंट्री है। ऑन दी अदर हैंड आप अफगानिस्तान की इस वक्त हालत देखें, जो हमने एयर स्ट्राइक्स किए हैं, F-16 भेजे, जो मर्जी किया, एक फ्री पास है हमारे पास।
तो क्या वो ताकत से हमारे से वो ले सकते हैं? इनफैक्ट अगर ये एक लूज अरेंजमेंट है, कुछ लोग तो कहते हैं कि ठीक है फिर हम अपना बफर जोन बना लेते हैं। लोग वाफान राहदारी की बात करते हैं कि उसके तहत तो वो फिर हमारा हिस्सा होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में एक डिफ्लेक्ट करने की कोशिश है उनकी तरफ से। और असल इशू मेरे ख्याल में जो, और मेरे मैं एक चीज ऐड कर दूं, असल में प्रॉब्लम ये लोग ये समझते हैं ना कि ये कोई मजहब का इशू है या कोई जिहाद है। ये तो पाकिस्तान में मौजूदा जो अस्करी क़यादत या एस्टेब्लिशमेंट है, हमने जब अफगानिस्तान के साथ एक दो मुल्कों के दरमियान नॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं, यानी कि जो प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं, वो करने की कोशिश की है, यानी कि जो वीज़ा की पाबंदी लगा दी है, बॉर्डर्स के ऊपर जो बिल्कुल फ्री मूवमेंट होती थी उसको खत्म कर दिया है, और हर चीज़ कहा है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा एतराज़ अफगान तालिबान को भी है, बाकी लोगों को भी है, क्योंकि सेंचुरी से यहाँ पर स्मगलिंग होती है, यहाँ पर ड्रग की स्मगलिंग होती है, अरबों डॉलर का कारोबार है। तो वो जो बिजनेस इंटरेस्ट वहाँ पर जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनके हर्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम है। जॉर्डन लाइन से प्रॉब्लम नहीं है, उनको ये है कि ये बॉर्डर आप ऐसे ही छोड़े रखें ताकि हम जो अपना जो भी कारोबार करते हैं, धंधा करते हैं, वो चलता रहे। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो मेरे ख्याल में समझने की जरूरत है। बट अगेन आई वुड से कि जो पाकिस्तान का इस वक्त फोकस है कि हमने किसी तरीके से अब इस चीज़ को हम जहाँ पर लेकर आए हैं, कतर और तुर्की को इन्वॉल्व किया है, तो इसको किस करवट लेके जाएं, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव पेड अ ह्यूज प्राइस। और ये जो रिसर्जेंस हुई है दहशतगर्दी की और टीटीपी की आफ्टर तालिबान रिटर्न टू पावर, इसको किसी तरीके से हमने कंट्रोल करना है, क्योंकि अदरवाइज तो फिर इस तरह से पाकिस्तान तो चल नहीं सकेगा। अच्छा, ये पॉइंट, अब ये जो बॉर्डर स्मगलिंग की आपने बात की, एक बहुत अहम नुक्ता है जिस पर मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है कि ये उनके लिए कितनी एक दुखती रग है, राइट? बिकॉज अगेन अरबों डॉलर का कारोबार है, जैसे आपने जिक्र किया है। आपने बात की थी कि अनरियलिस्टिक एटीट्यूड है रहा है इनफैक्ट अफगान हुक्मरानों का कि भाई हम अटक तक ले लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इस वक्त तालिबान का जो मौक़िफ़ है और जो उनकी जो एक नैरेटिव है वो किस हद तक अनरियलिस्टिक है? क्योंकि मेरी नज़र से अगर हम देखें या किसी लेमैन की नज़र से हम देखें तो आपका सारा कारोबार, मतलब एक तरह से आपकी जितनी भी तिजारत है वो पाकिस्तान की तरफ से आती है, वहाँ पर तो अनाज नहीं उगता। पाकिस्तान ने लेवरेज की बात की थी आपने वसत शुरू में। अगर एक मुल्क था या है जिसकी कोई लेवरेज थी अफगानिस्तान पे या होनी चाहिए, वो पाकिस्तान ही था। ट्रेड यहाँ से गुजरती है, आपके पनागुज़ीन यहाँ पर रह रहे हैं, हर किस्म की ट्रिक और सॉफ्ट भी नहीं है, जो नॉन मिलिट्री या नॉन काइनेटिक टूल्स हैं वो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए हैं। तिजारत को बंद करना कि शायद इससे उनको समझ आ जाए, जो यहाँ पर जो अफगान पनागुज़ीन हैं उनको वापस भेजना ताकि शायद यहाँ से प्रेशर आए, और अब मिलिट्री प्रेशर विच वाज अ लास्ट रिजॉर्ट। लेकिन तालिबान किसी भी चीज़ पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो मेरा सवाल आपसे यह है कामरान, हाउ फार डू वी हैव टू गो? देखिए, जो पहली आपने बात की ना कि अफगान तालिबान का जो नुक्ता नज़र है कितना अनरियलिस्टिक है, आई थिंक अफगान तालिबान बाकी जो अफगान हुकूमतें रही हैं उनके लिए प्रॉब्लम हमेशा रहा है, लेकिन अफगान तालिबान के लिए इसलिए डबल प्रॉब्लम है कि उनके ऊपर एक टैग हमेशा से रहा है कि वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी, और एट टाइम्स वो इस तरह के जो बयान देते हैं वो ये अपना जो तासुर है उस टैग को हटाने की भी कोशिश करते हैं, और उस चक्कर में कभी बहुत ज़्यादा ओवर डूइंग भी कर देते हैं। एक तो उनके साथ ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा जो हाउ फार वी कैन गो, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी शोन कि जिस तरीके से पहले तो अगर बॉर्डर्स के ऊपर थोड़ी झड़पें होती थी या ओकेजनली हम कभी बॉर्डर के एरियाज में कुछ स्ट्राइक्स कर देते थे, इस दफ़ा जो हमने किया है, लेट्स से काबुल में 2 मरतबा हमने जाकर वहाँ पर कार्रवाई की है, फिर कंधार में पाकिस्तान ने बमबारी की है, और ये भी मैं आपको बता दूँ कि कंधार में पाकिस्तान ने जो मुल्ला उमर का घर था, जो एक वहाँ पे अब ट्रेनिंग कैंप था जो तालिबान जो फोर्सेज हैं, उस पर बमबारी की है पाकिस्तान ने। वहाँ पर एक उसामा बिन लादेन गार्डन है, पाकिस्तान ने उस पर बमबारी की है, और जो मेरी मालूमात है, कुछ मेरी लोगों से बात हुई है, उसने तालिबान को हिला के रख दिया है, क्योंकि कंधार उनका स्पिरिचुअल कैपिटल है, वहाँ पे हैबतुल्लाह अखुंज़ादा बैठे। तो अफगान तालिबान को ये अंदाजा हुआ कि पहले तो पाकिस्तान जुबानी धमकी बमकी लगाता था, ये तो भाई आप बिल्कुल कंधार तक पहुँच गए हैं, जब इनका दिल करता है अटैक्स करते हैं। शुरू में तो उन्होंने अटैक्स का जवाब दिया, लेकिन सीज फायर एक्सटेंड होने के बाद जब नॉर्थ वजिस्तान में एक दहशतगर्दी का वाक़या होता है, विद इन आवर्स पाकिस्तान पक्का में जाके कार्रवाई करता है। अफगान तालिबान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की जाती, वो उसके बावजूद दोहा में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो बाकी लोगों का अपना टेक होगा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की एक जो कोऑर्डिनेटिव डिप्लोमेसी, ट्रेड
एंड देन ये जो काइनेटिक ऑप्शन था, जो मिलिट्री ऑप्शन हमने एक्सरसाइज किया है, उससे अफगान तालिबान को समझ आई है। और मैं ये भी बता दूं कि ये वही दवाई है जो अफगान तालिबान इस्तेमाल किया करते थे या पिलाते थे, ब्रिटिशों के साथ जो बात करते थे। वो कहते थे कि वायलेंस जो है वो लेवरेज है, और यहाँ पर पाकिस्तान ने वही वायलेंस को एज ए लेवरेज इस्तेमाल किया अफगान तालिबान के खिलाफ। और वो उनको समझ आई है, वो भागे भागे कतर के पास गए हैं कि प्लीज ये हमारी तो गवर्नमेंट अंडर अटैक है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अब शो किया है, और जब क्योंकि बाकी फ्रेंड्स बीच में पड़े हैं, तो एक मौका पाकिस्तान उनको दे रहा है कि ओके फाइन, अगर आप हमारे से बातचीत करना चाहते हैं, हम तो पहले भी आपसे यही कहते थे, कोई मैकेनिज्म की बात करनी है वो भी कर लेते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें कतर और तुर्की इन्वॉल्व होंगे, तो वो भी देख लेंगे कि अब अगर अफगान तालिबान कमिटमेंट करते हैं, पाकिस्तान के पास सबूत भी हैं, वो बैकआउट करेंगे, तो कम से कम फिर बाकी जो दुनिया है, खास करके कतर, तुर्की या जो गल्फ कंट्रीज है, वो पाकिस्तान से गिला नहीं करेंगे। वो कहेंगे ठीक है, अब आपका जो रीजन है बिल्कुल दुरुस्त है कि ये तो बात मान नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात इसी तरीके से जारी रहते हैं, तो मेरा ख्याल है, मेरे पास तो मालूमात नहीं है कि पाकिस्तान विल फेस TTP, जिधर मर्जी अफगानिस्तान के जिस मर्जी कोने में होंगे, वो कोई पाकिस्तान डिस्टिंक्शन नहीं करेगा, हर जगह जाके कार्रवाई करेगा। ठीक है, मतलब कि उनकी ही जबान में उनका जवाब दिया जाए। कामरान स्टे विद अस, हम एक वक्फा लेंगे और फिर से थोड़ी सी बात कतर की सालिसी के बारे में तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया जानती है, तुर्की का इसमें क्या किरदार है। आफ्टर द ब्रेक वेलकम बैक जी। हमारी बात हो रही है अफगान पाक सीज फायर पर, और कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ हैं। कामरान, अब देखिए, कतर का तो हम सब जानते थे, जिसने भी सालिसी करानी होती है, कोई अमन मुआहदा कराना होता है, वो कतर का ही रुख करता है। हमने दोहा एग्रीमेंट देखी थी अफगान तालिबान और US के बीच, हमास और इजराइल के बीच जो भी मुआहदे हुए हैं, कतर हैज़ ऑल्सो बिन सेंटर ऑफ दैट। तुर्की यहाँ पर कहाँ से आया? आई मीन, अचानक ही हम सुन रहे हैं कि तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ भी शायद वहाँ पर शामिल थे, या उनकी गवर्नमेंट के कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और फिर अब 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में इसके ऊपर जो कॉम्प्रहेंसिव मैकेनिज्म है, अब हमें नहीं पता कि वो क्या उसकी वो शक्ल इख्तियार करेगी। तुर्की का इसमें क्या किरदार है? क्या हम किसी ना किसी तरह तुर्की का जो एक्सपीरियंस रहा है कुर्द्स के साथ, उससे भी कुछ सीखना चाह रहे हैं, या वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता? आई थिंक सबसे पहले जो तुर्की और पाकिस्तान के जो एक हिस्टोरिक रिलेशनशिप है, उसका तो आपको पता होना चाहिए। और पाकिस्तान में किसी भी तरह की जो इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सिक्योरिटी की वजह से हो, तो तुर्की जो है वो काफ़ी कंसर्न होता है। और जो मेरी टर्किश हुक्काम से बात होती रहती है, वो कहते हैं कि जो हमारी ओवरऑल एक जियो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है, उसमें एक जो मजबूत पाकिस्तान है, वो तुर्की की फॉरेन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये तुर्की के लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे। और उनकी जो ज़ाहिर की एंट्री एक बड़ी सरप्राइजिंग थी, और उनके इंटेलिजेंस चीफ उसमें शरीक हुए हैं, और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को क्या हुआ है, ये एक और इंटरेस्टिंग मैं खबर भी आपके साथ शेयर करूँ कि अफगान तालिबान लेटली अगर आप देखें, उनका ये नैरेटिव है कि जब हम उन्हें ये कहते हैं कि आप TTP को सपोर्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो दाइश है खुरासान, वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी है, पाकिस्तान दाइश के जरिए अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, जो अफगान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान हैं, इन दोहा मुज़ाकरात से पहले ये भी दावा किया था कि इसके हवाले से वो सबूत पाकिस्तान और कतर और तुर्की के सामने पेश करेंगे। लेकिन जो मेरी मालूमात है, ऐसे सबूत उन्होंने पेश किए भी नहीं है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि टर्किश इंटेलिजेंस चीफ की जो शिरकत है, वो इसलिए भी ज़रूरी थी कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दाइश को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा एडवांस और बहुत ही रोबस्ट किस्म की कोऑपरेशन हो। और मैं उसकी एग्जांपल आपको बताता हूँ। कुछ माह पहले टेलर स्विफ्ट जो मशहूर सिंगर हैं, उनका गालिबन वियना में एक कंसर्ट होना था, जो 11th आवर कैंसिल कर दिया गया था कि दाइश की धमकी दी कि वो उस कंसर्ट को निशाना बनाएंगे। और बाद में तुर्की ने ये रिवील किया कि वो जो बंदा पकड़ा गया है, टर्किश इंटेलिजेंस ने इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी थी, और पाकिस्तान ने बॉर्डरिंग एरिया से पकड़ के तुर्की के हवाले किया। अब किस मुंह से, जो अगर अफगान तालिबान है कि एक तरफ तुर्की और पाकिस्तान की आपस में क्लोज कोऑपरेशन है दाइश को कंट्रोल करने के लिए, कि वो ये कहेंगे कि जी हम दाइश हमारी प्रॉक्सी है। तो एक तो पाकिस्तान को इसका ये फायदा हुआ है कि कतर तो भी हमारे जो रिलेशनशिप है उनके साथ एवरीबडी नोज, लेकिन टर्किश की जो इन्वॉल्वमेंट है, आई थिंक इट हेल्प्स पाकिस्तान केस। और मेरे ख्याल में ये एक बेहतर ऑप्शन है हमारे लिए कि टर्किश वहाँ पर हैं,
और आई थिंक लेट्स सी कि अब अफगान तालिबान में बेटर सेंस प्रिवेल करे, क्योंकि अगर आप उन्हें भी वो नाराज करेंगे तो फिर ऑब्वियसली मुश्किलात बढ़ेंगी। मतलब कि वी आर गेटिंग अ लार्जर ऑडियंस ना, कि सबके सामने हो रहा है। अगर आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर सबके सामने खिलाफ वर्जी होगी। एक और सवाल मेरा ये है कामरान, कि देखिए अगर आप थोड़ी सी चैटर देखें या जो कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं पाकिस्तान में, अभी मैं सियासत की तरफ नहीं जा रहा, मैं आम आवाम की ही बात कर रहा हूं, तो एक फीलिंग है कि यार ये मुज़ाकरात से कुछ हासिल नहीं होगा। दोहा जाकर मतलब वेदर इट वाज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ वीकनेस, जो भी दोहा और इस तरह की सालिसी की जो कोशिशें की जा रही हैं, इस तरह के जो मुआहदे होते हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आपका क्या व्यू है? इन टॉक्स को हम राइट ऑफ कर सकते हैं या इनकी एक अहमियत है? देखिए, अल्टीमेटली ये दो तरह के लोग हैं। एक लोग कहते हैं कि जी बातचीत के जरिए हर मसले का हल होता है, दूसरे लोग कहते हैं नहीं, बातचीत से ये मामला हल नहीं होगा, हमें ऑल आउट जाना चाहिए। बट आई थिंक जो कोई भी रियासत है, एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी होती है। जब आप काइनेटिक ऑप्शन भी एक्सरसाइज करते हैं, उसका भी एक पर्पस होता है। और पाकिस्तान कभी भी एट फर्स्ट प्लेस ये नहीं चाहता था कि हमारी अफगान तालिबान के साथ इतनी कशीदगी बढ़े कि हमें काबुल और कंधार में जाके बमबारी करनी पड़े, लेकिन वी हैव टू डू इट एज अ लास्ट रिजॉर्ट। और इसका ये मतलब ही नहीं था कि हम अफगानिस्तान में जाके इन्वेजन करना चाहते हैं। पर्पस ये था कि प्राइस रेज करनी थी और उनको मजबूर करना था कि जो टॉक्स में कंसेशन नहीं दे रहे या हमारे नुक्ते पर नहीं आ रहे, तो कम से कम उन पर इतना दबाव डाले कि वो उस नुक्ते पे आ जाए। तो एक काम तो हुआ कि वो उस नुक्ते पर आए। वो अब अफगान तालिबान जितनी मर्जी बताते थे, जो उनके तर्जुमान का स्टेटमेंट आया था कि हम किसी ऐसे ग्रुप की हिमायत नहीं करेंगे जो पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। तो मेरे ख्याल में स्केप्टिसिज्म बिल्कुल अपनी जगह पे जायज़ है कि अफगान तालिबान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, बट मेरे ख्याल में पाकिस्तान वो तमाम ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहता है, क्योंकि जब आप फिर काइनेटिक ऑपरेशन ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, कोलैटरल डैमेज भी होता है। फिर बहुत से क्योंकि इस केस में हुआ तो दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं। चले एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। मौजूद यही है कि अफ़गान पाकिस्तान ताल्लुकात का जो ऊँट है, उसकी एक तो ये कि कोई कल सीधी भी है, और अगर सीधी है तो ये किस करवट बैठेगा। कामरान यूसुफ साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। कामरान यूसुफ साहब, अगर मैं दिल्ली में बैठ के देखूँ तो बेहतरीन, मुझे तो मैं खुश हूँ अगर मैं दिल्ली में बैठ के देखूँ कि पाकिस्तान पे चलो दबाव आया, ईस्टर्न बॉर्डर से भी आया, वो तो है ही, अब वेस्टर्न बॉर्डर से भी आया, तो ये तो खुशी की बात है अगर दिल्ली में बैठ के देखा जाए। तालिबान का ख्याल ये हो सकता है कि पाकिस्तान का जो अपर हैंड है उसे रोकने के लिए इंडियन कार्ड खेला जा सकता है, कभी ज़्यादा कभी कम, ये एक दरवाज़ा खुला है। अच्छा, दूसरी बात ये है, बल्कि तीसरी, के इस वक्त दुनिया में सिवाय रूस के किसी ने तालिबान इंतज़ामिया को सफारती तौर पे तस्लीम नहीं किया है। डिफेक्टो रिकग्निशन ज़रूर दी है। असले का उन्हें कोई मसला नहीं है, अमरीकी इतना सारा असला उनके पास छोड़ गए हैं। कोई नॉर्दर्न अलायंस टाइप भी अपोजिशन नहीं है जो इस वक्त तालिबान को अंदरूनी अफ़गानिस्तान चैलेंज कर सके। उन्हें तेल भी नहीं चाहिए, उन्हें गैस भी नहीं चाहिए, उन्हें बरादर ममालिक से कर्ज़ा भी नहीं चाहिए। सरमायाकारी आज नहीं होती, ना हो कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, वो भी उनका कोई स्टेक नहीं है। इस सिचुएशन में तालिबान अपने रवैये में आपकी मर्ज़ी की क्यों लचक पैदा करें और अपने नज़रियाती भाइयों का साथ क्यों छोड़ें? देखिए, एक लिहाज से ये तमाम बातें आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अफगान तालिबान, क्योंकि वो तो कोई वोट लेकर के तो आए नहीं और ना ही उन्होंने कोई इलेक्शन में जाना है। और एक उनके बारे में ये राय है कि पहले भी उन्होंने ये प्रूव किया है कि उनको अफगानिस्तान के आवाम से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जो फिजाई हमले किए, जो बॉर्डर बंद किया, जो ट्रेड की लेवरेज इस्तेमाल की, और ये जो ऑब्वियसली एक लैंड लॉक कंट्री है, जितना अफगानिस्तान में सब्जियां और फल होते हैं, उसकी बेशतर जो मार्केट है वो पाकिस्तान के अंदर। आजकल अगर आपको पता है कि जो टमाटर की कीमतें हैं आइटोर के कराची में, बाकी जगहों पर बड़ी आसमान से बातें कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि तमाम जो कंटेनर्स हैं जो वो तो रुके पड़े हैं बॉर्डर के ऊपर, और जाहिर है कि पाकिस्तान में जो आम सारिफ है उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। बट इमेजिन करें जो वहाँ पर अफगानिस्तान में एक फार्मर है, वहाँ पे पहले ही बड़ी गुर्बत है, उसको कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है।
तो एक लिहाज से तो ये बात आपकी ठीक है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह की पॉलिसी आप एक खास हद तक सस्टेन कर सकते हैं। बिल्कुल आज वहां पर कोई नॉर्दर्न अलायंस नहीं है, उनको डॉलर नहीं चाहिए, उनको तेल नहीं चाहिए, उनको गैस नहीं चाहिए, लेकिन ये जो इकोनॉमिक रियलिटीज होती हैं, जो इसका डायनामिक्स है, वो किसी भी वक्त फिर एक चिंगारी होती है जो पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेती है। और अफगानिस्तान की तारीख उठा के देखें तो इक़्तिदार में आना तो बड़ा आसान है, 3-4 साल में भी बड़े अच्छे गुजर जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर मामलात दूसरी तरफ निकल जाते हैं। तो ये जो अफगान तालिबान बावजूद उनकी हददर्मी के अगर अग्री किया है उन्होंने, उनको इस बात का अंदाजा है कि अगर पाकिस्तान ने ये दबाव बरकरार रखा तो फिर शायद उनके हाथ से मामलात निकल जाएंगे और मे बी उनकी गवर्नमेंट भी सर्वाइव ना करे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक मिथ है कि जी अफगान तालिबान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इनविंसिबल है। पाकिस्तान के पास ऐसे टूल्स हैं और नुकसान उसका पाकिस्तान को भी होगा, ऐसा नहीं है कि इट्स वन वे ट्रैफिक, लेकिन शायद पाकिस्तान वो नुकसान सहने की उसके अंदर सख्त ज्यादा है, अफगान तालिबान के अंदर नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी तक जो पाकिस्तान कार्ड खेल रहा है, और इन मुज़ाकरात में भी अगर मैं आपको ये बताऊं, अफगान तालिबान की ये डिमांड थी कि ये बॉर्डर आप खोल दें, जो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई रखी हैं वो उसको खत्म कर दें, अफगान मुहाजिरीन को 1 साल की रिलैक्सेशन दे दें। पाकिस्तान ने अब वाजे किया है, जिस तरह वो IMF हमसे कहता है कि प्रायर एक्शन, पाकिस्तान कहता है कि नहीं, अब आपको प्रायर एक्शन लेने होंगे। प्रायर एक्शन क्या है? TTP को एलिमिनेट करें, BLA के जो ठिकाने हैं वो खत्म करें, उसके बाद हम बाकी आपको सारी कंसेशंस देंगे। तो पाकिस्तान को भी पता है कि उनकी दुखती रात कौन सी है। तालिबान बेशक पब्लिकली प्रिटेंड करें कि उनको फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, मजा आया। देखिए हमेशा है ना यार, इनका कहता है यार वी आर द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। ग्रेवयार्ड हैं लेकिन ज्यादातर अफगान का ही, हाँ राइट। आई मीन जो भी हुआ है, अगर आप पूरी तारीख देख, अफसोसनाक बात है। लेकिन अगेन जहाँ तक रैशनल थिंकिंग की बात है, जो जैसे अभी कहा कि देखिए आज कोई ग्रुप नहीं है वहाँ पे, आज बज़ाहिर तालिबान मुतहद हैं, कल का किसी को कुछ नहीं पता। व्हेन थिंग्स चेंज दे चेंज वेरी क्विकली, ये तो हमें अच्छी तरह से पता है। चलें एक वक्फा लेते हैं और फिर एक और जंग नाम नेहाद जंगबंदी की बात करते हैं।